दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो आ जाइए, आज हम बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और टॉपिक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में न्याय अधिकार के बारे में हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में न्याय का अधिकार क्या है, और उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे और उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सुरक्षा परिषद में जो दावेदारी प्रस्तुत की जाती है उस दावेदारी के क्या पैमाने होने चाहिए, इसके बारे में सरकार ने या यूएनओ ने कहीं भी कोई अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा। उसके बारे में मैंने इससे पहली वीडियो पार्ट 2 में आपको बताया। तो आ जाइए, आगे हम उस वीडियो के बाद हम बात करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, समय व्यर्थ न करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आ जाइए, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के न्याय अधिकार पर। तो देखो, सदस्यता का सवाल गंभीर है कि कौन व्यक्ति सदस्य होगा कौन नहीं होगा। ये सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व को 60 साल पूरे किए तो इसके सदस्य देश सालगिरह को मनाने के लिए 2005 सितंबर में अस्थायी सदस्य द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल 1/18 में किया गया। मतलब समझ रहे, मैंने आपको क्या बताया इससे पहले? मैंने आपको इससे पहले बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन व्यक्ति शामिल होगा कौन नहीं, इसका कोई पैमाना नहीं है। कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा और कौन अस्थायी सदस्य बनेगा, इसका कोई पैमाना नहीं है। कितना, मतलब जैसे मैं समझता हूँ कि वहां पर पैमाना लिखा गया एक बड़ा देश होना चाहिए, योगदान होना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए बहुत अच्छी। अरे सारा क्राइटेरिया तो भारत फॉलो करता है, तो भी भारत को यूएनओ में अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलती? अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलती? तो इसके पीछे कारण है, इनके पास है एक वीटो पावर, जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। वीटो पावर, ये वीटो पावर क्या होती है? ये वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसमें अगर 5 जो देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, 5 देश कौन से हैं आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि वो 5 वीटो पावर कंट्रीज कौन सी हैं। ठीक है, तो जो 5 वीटो पावर कंट्री हैं तो उनके पास जो पावर है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं। और अगर एक बार वो रोक लगा दे किसी भी कंट्री पर कि ये इस काम में नहीं शामिल होगा, तो कोई भी ये पूछने नहीं आएगा इसने रोक किस एवज और किस हक में लगाया। इसे ही वीटो पावर कहा गया है। इसे ही क्या कहा गया? वीटो पावर कहा गया। और बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल देखिए जून 2018 में किया गया। क्यों किया गया, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे करके जानेंगे। तो ये देखिए, फ्रांस 18% इसका यूज कर चुका है, ये 11%, सोवियत संघ 135, ठीक, अमेरिका 84 और यूके 32। तो मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन आप कमेंट में वीटो पावर की कंट्री के नाम बताएंगे। तो आ जाइए, जानते हैं आगे क्या था। यहाँ पर क्या हुआ, मसले इकट्ठे हुए, कैसे पैमाने होने चाहिए किसी के बारे में कोई पता नहीं था, इकट्ठे हुए और इस अवसर पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। ज्यादा प्रासंगिक और अच्छी तरह से बनाया जा सके उसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला कदम क्या था? शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाएगा, जो शांति बनाए रखेगा पूरे विश्व में। उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो तो विश्व में बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले और इस बात की स्वीकृति करे। अगर कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को बचा नहीं पाता, असफल है, तो विश्व जिम्मेदारी लेगा। इसी तरह से मानव परिषद की स्थापना 2006 में और 19 जून से प्रक्रिया मानव अधिकार परिषद UNHCR जो मैंने आपको बताया था, उसका गठन हुआ 2006 में। और वो क्या करता है, मानवों की रक्षा के लिए वो अपना कदम उठाता है। सह शताब्दी विकास का लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना। सह शताब्दी विकास मतलब शताब्दी के साथ, मतलब जो आपकी सदी चल रही है उसके साथ चलते हुए विकास को प्राप्त करना, उसके साथ चलते हुए आगे बढ़ना क्या कहलाते हैं? सह शताब्दी लक्ष्य कहलाता है। उसके बाद हर रूप में रीति के आतंकवाद की निंदा। किसी भी रूप में अगर आतंकवाद है तो उसकी निंदा करना है, किसी भी रूप में हो तो उसकी निंदा जरूर करना है। एक लोकतांत्रिक कोष का गठन, एक लोकतांत्रिक कोष का क्या किया जा रहा है? गठन किया जा रहा है।
ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। न्यासिता परिषद क्या करती थी? ये पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं यूएनओ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में न्यासिता परिषद भी है। इसका कार्य क्या होता था? तो न्यासिता परिषद का कार्य ये होता था कि वो क्या करते थे, किसी भी देश को आजाद करवाने में मदद करते थे। परंतु सारे देश आजाद हो चुके थे, तो अब आजादी के लिए ऐसा कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए न्यासिता परिषद को धीरे धीरे करके क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यह समझना कठिन है कि इन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचीदार हैं। ये मुद्दे जो हैं अभी जिनके बारे में मैंने जिक्र किया है, संयुक्त राष्ट्र को समझने के लिए भी बहुत पेचीदार हैं। शांति संस्थापक आयोग का गठन क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग किसमें दखल दे? हर झगड़े को दखल देने के लिए क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? ठीक इसी तरह से यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि अत्याचार से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? अत्याचारों से निपटने के लिए जो विश्व बिरादरी है उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, और मानवाधिकार क्या है, और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का उल्लंघन मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? कौन तय करेगा? और मानव उल्लंघन की दशा में क्या कार्यवाही की जाएगी, यह कौन तय करेगा? बहुत से देश अभी भी विकासशील जगत के हैं हिस्सा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य, मतलब सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। देखिए क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने अपने 10th की बुक में पढ़ा होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी यही होता है कि भैया पर्यावरण को विनाश ना पहुंचाते हुए पर्यावरण के साथ साथ अपना विकास करना। परंतु यार एक बात बताइए, जितने भी डेवलपमेंट कंट्रियां हैं उन सब ने अपना विकास पहले ही कर लिया है। अपना विकास क्या कर लिया? उन्होंने पहले ही कर लिया। तो अब आपके विकास पर वो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जितनी विकासशील देश हैं तो यार उनको विकास करना है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, परंतु उनको ऐसा फाउंडेशन में बांध देना कि वो पर्यावरण को ना हानि पहुंचाए, कार्बन उत्सर्जन ना करें इतना ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और बार बार इसको देश ये भी कहते हैं, काफी लोग मिलकर ये भी कहते हैं कि जो ये बड़े बड़ी कंट्रियां जो रूल बनाती है ना, वो छोटी कंट्रियों पर थोपने के लिए बनाती है। अगले चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि किस प्रकार एक रूल दूसरे पर थोपा जाता है। ठीक है, तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे तो हमको ये देखिए, एक आपको डायग्राम दिख रहा है, शब्दों की बरसात। क्या है शब्दों की? वचन, नरसंहार, नरसंगीता, अस्वीकार, अंतरराष्ट्रीय नाराजगी, अभी कभी नहीं शायद। ये जो देख रहे हैं, ये चीजें जो देख रहे हैं, ये दरफुर, मतलब समझ रहे हैं इसके? पेट बेगुली कार्टून है एक प्रकार का, जिसमें क्या कहा गया है, ये यूएनओ है जो इतने सारे शब्दों की बौछार तो कर दिया है, परंतु शायद इन शब्दों को पूरा करने में वो नाकाम है। दरफुर की हालत एक बनागी। आपका क्या मानना है? संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थिति में किस प्रकार से हस्तक्षेप करेगा? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायाधिकार में बदलाव की जरूरत है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में बदलाव की जरूरत है? इसके बारे में बात हम कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप एक सूत्र में डायग्राम देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में शांति निर्माण कार्यालयों में मानचित्र, किन किन जगहों पर शांति निर्माण का कार्यक्रम? माली है, पश्चिम सहारा है, मध्य अफ्रीका है, दरफुर है, कोसोवा है, साइप्रस है, लेबनान है, भारत पाकिस्तान है। तो देख रहे हैं ये शांति बहाल जहां जहां मतलब जिनके बीच में होता है उनको शांति बहाल के लिए कर रहे हैं। तो आ जाइए, हम अपने टॉपिक से ना भटकते हुए हम टॉपिक को पढ़ते हैं। तो को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है? किसी भी चीज को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक? क्या आतंकवाद के लिए कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ऐसे ही अभी भी सवाल किए जा सकते हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है और वो सवाल धीरे धीरे करके लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुधार और भारत, संयुक्त राष्ट्र में क्या सुधार चाहिए और भारत के लिए वो सुधार कैसे इंपॉर्टेंट है, आ जाइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव के मसले में कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र को मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंडे का विकास
मसला प्रमुख होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में एजेंडे का जो विकास है ना वो प्रमुख होना चाहिए, उसके सिवा उसके पास और कुछ नहीं होना चाहिए, उसके सिवा उसका और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंडे का विकास का मसला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में इन सब चीजों को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बनाए रखने के लिए जरूरी शर्तें हैं। भारत एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर, सबसे बड़ी चिंता जो मैंने आपको बताया था पहले भी, भारत को सुरक्षा परिषद को लेकर। सुरक्षा परिषद के स्थिर रही है, सदस्य स्थिर रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र मतलब किसी भी चरित्र पर, यार देखो इतने दिन में सुरक्षा परिषद के आम सभा के सदस्य बहुत बढ़े हैं, परंतु सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं बढ़े हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, कुछ न कुछ तो हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उससे विश्व को बिरादरी में ज्यादा समर्थन मिलेगा। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यों की संख्या 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या क्या कर दी गई थी, 11 से बढ़ाकर 15 कर दी, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद भी परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। और यह भी तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में ज्यादातर विकासशील देश सदस्य हैं और इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसले में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों को उन पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है, यहाँ पर कहा जा रहा है, सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में क्या है कि अस्थायी सदस्यों की संख्या हमेशा 5 ही रही है, वो नहीं बढ़ी, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। लेकिन क्या होता है, इन लोग का मानना है कि आम सभा में जितने लोग हैं वो सारे विकासशील देश के सदस्य हैं, लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं वो सारे विकसित हैं। तो अर्थात हमें भी भाई कुछ डिसीजन लेने का फैसला तो होना चाहिए, ताकि हम भी प्रभावी रूप से अपने आप को साबित कर सके, अपने आप को दिखा सकें। और भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के समर्थक है। भारत के प्रतिनिधित्व का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है और सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। जितना विश्व बिरादरी समर्थन करेगा उतना ही ज्यादा विकास होगा, ये सीधा सीधा भारत का कहना है। और इसी कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कई योजक व्यापक धरातल पर बननी चाहिए, कोई योजना ऐसी बननी चाहिए जिससे हो, मिसाल के लिए उससे अभी भी अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होना चाहिए। अपेक्षा विकासशील देश को है, जितनी भी अपेक्षा है सबकी विकासशील देश की है। आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। दूसरा, भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति बहाल करने के प्रयासों के लिए भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। तो अब इन सब प्रश्नों को देखकर क्या लगता है कि भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वह हर क्राइटेरिया, हर चीज यहाँ पर पूरी कर रहा है। परंतु ऐसा नहीं हुआ, भारत अस्थायी सदस्य ही बनकर रह जाता है। इसीलिए भारत का मानना यह है, ये भारत जितने भी विकासशील देश हैं उनका मानना यह है, हमें सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य हैं दोनों के सदस्य संख्या को बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी लोग अपने दावेदारी वहां पर क्या कर सकें, प्रस्तुत कर सकें। दावेदारी इसलिए उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतरराष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया, चाहे कमी दिया हो, 0.6% ही दिया हो, परंतु योगदान दिया है उसने, तो उसका भारत बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। भुगतान नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का एक
प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामले में महत्व बढ़ रहा है, किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ रहा है और किसी भी देश पर इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति को मिलता है। जितनी भी बढ़ी हुई हैसियत है उसका फायदा किसे मिलता है? सीधा सीधा उसकी विदेश नीति को मिलता है। और अगर आपको शाख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज्यादा होगा। सबसे बड़ी बात है, भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनने का विरोध करते रहते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में वीटोधारी अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए। तो आप देख रहे हैं, मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियार को लेकर चिंतित हैं और कुछ देश का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंध में कठिनाई के कारण भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा, और कुछ अन्य देश का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देश मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान, शायद दक्षिण अफ्रीका भी शामिल करना पड़ेगा, जिससे ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। कि जिस हिसाब की यहाँ राजनीति चल रही है और जिस हिसाब की यहाँ नीतियां बन रही है, तो इसको देखकर लगता नहीं है कि कभी भी भारत जो है वो क्या बन सकता है, सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सकता है। कौन सा सदस्य? वो भी अस्थायी सदस्य बन सकता है, क्योंकि इनका मानना है, अलग अलग मत है कि इनको देना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इन सबके जितना भी मैंने आपको पढ़ के बताया, तो ये क्या है? ये एक प्रकार से एक राजनीति है जिसके तहत सुरक्षा परिषद का कभी भी विस्तार ना किया जा सके। अब आपको मैं एक अन्य वीडियो के माध्यम से ये जो मैंने सुरक्षा परिषद को पढ़ाया उसके बारे में बताने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे समापन करना चाहूंगा, और एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, ताकि वो इस वीडियो को देखकर अपनी हेल्प कर सकें। धन्यवाद।